वंदे मातरम बच्चों। आज फिर कक्षा 9th में नए अध्याय के साथ में मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। और आज का जो अपना विषय है वो लोकतांत्रिक राजनीति वाला जो भाग है उसमें अध्याय 2 संविधान निर्माण, इसके बारे में अपन इसमें समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो एक लंबे संघर्ष से निकलती है। इसलिए किसी भी देश का जो संविधान निर्माण होता है उसका एक ऐतिहासिक विषय और वर्णन भी होता है, और उसी के आधार पर हम इस पाठ में भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दुनिया के देशों में संविधान निर्मित हुए हैं। साथ ही हम इसमें ये भी समझेंगे कि संविधान क्यों बनाया जाता है, संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, संविधान बनाने से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आता है। इन सब बातों को समझने की दृष्टि से अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हुई, हम इस बात को समझते हैं। देखिए, एक कथन के माध्यम से, और कथन इस प्रकार से है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने ही एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग मिलजुल कर के समान अवसर के साथ में रह सके। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना चाहता हूँ और इसे पाना चाहता हूँ। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मुझे इस आदर्श के लिए अपनी जान भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। ये कथन दक्षिणी अफ्रीका के महान देशभक्त नेल्सन मंडेला के थे, जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में गोरों की सरकार के खिलाफ संघर्ष किया, और गोरों की सरकार ने नेल्सन मंडेला को देशद्रोह का मुकदमा चलाते हुए उन्हें और उनके अन्य साथियों को सन 1964 में रंगभेद की विरोध के खिलाफ, शासन की नीति के विरोध के फलस्वरूप आदि आदि अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए अगले 28 वर्षों तक घोर यातनापूर्ण भयावह जेल, जिसका नाम था रोवेन द्वीप, में कैद करके रखा। नेल्सन मंडेला को ये जो कारावास था ये उनके जीवन में बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि इस 28 वर्ष के कठोर कारावास में नेल्सन मंडेला के जीवन में बहुत परिवर्तन हुए, और उन्होंने उस अवसर को जेल में रहते हुए ही चुनौती के रूप में बदलने का भी प्रयास किया। और उसी का कारण है कि आज दुनिया के अंदर महान देशभक्तों के अंतर्गत नेल्सन मंडेला को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए एक ऐसी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करने में महती भूमिका निभाई, जिसको अपन विस्तार रूप से आगे इसी पाठ में समझेंगे। जिसके अंतर्गत अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका में ये संघर्ष नेल्सन मंडेला के द्वारा कैसे आगे बढ़ाया गया। रंगभेद की नीति के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद नस्ल रूपी भेदभाव पर आधारित उस शासन व्यवस्था का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई थी। ये व्यवस्था यूरोप के गोरों लोगों द्वारा लादी गई, जो 17वीं और 18वीं सदी में
व्यापार की दृष्टि से यूरोप की कई कंपनियां अफ्रीका में उसी तरह से ताकत के बल पर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे कि भारत को बनाया था। और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बसने के साथ साथ स्थानीय शासन को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया गया और चमड़ी के रंग के आधार पर बांटने की व्यवस्था को ही रंग भेद कहा गया है। आबादी के हिसाब से दक्षिणी अफ्रीका में स्थानीय लोगों की जो चमड़ी थी उसका रंग काला था और उनकी संख्या लगभग 3/4 थी, जिन्हें गोरे लोग अश्वेत कहते थे। अश्वेत और श्वेत के भेद के बीच में ही एक मिश्रित नस्ल भी थी जो कि रंगीन चमड़ी वाले कहलाते थे। और ये कौन लोग थे? ये मूल रूप से भारतीय मूल के लोग थे। इन सब के अलावा इस प्रकार की जो शासन की भेदभाव नीति थी अश्वेतों के लिए, वो घोर दमनकारी थी। उन्होंने गोरों की बस्तियों में रहने व बसने की इजाज़त नहीं थी। साथ ही इस अश्वेत लोगों को रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा घर, पर्यटन स्थल आदि आदि स्थानों पर भी आने जाने के लिए इनके लिए अलग अलग इंतजाम थे। कोई भी अश्वेत व्यक्ति गोरों की व्यवस्था के अंदर या गोरों के लिए जो जो सुविधाएं थी उनका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता था। और इस प्रकार का जो भेदभावपूर्ण आचरण यूरोप की गोरी सरकार ने दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत किया गया, जिसे वहाँ के लोगों ने अपने ऊपर घोर अत्याचार और दमनकारी भेदभावपूर्ण माना। और अफ्रीकी समाज ने इस भेदभावपूर्ण रंगभेद की नीति का विरोध करने का निश्चय किया और इसके विरोध के फलस्वरूप उन्होंने एक लंबे संघर्ष की पृष्ठभूमि को तैयार किया, जिसके अंतर्गत वहाँ के सभी वर्गों के लोगों को एकत्रित करते हुए इस नीति का पूर्ण रूप से विरोध करने की योजना उन्होंने बना। साथ ही 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने इस रंग भेद प्रणाली के खिलाफ कड़ा संघर्ष प्रारंभ किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन की दृष्टि से हड़तालें की और भेदभाव वाली शासन प्रणाली का विरोध करने के लिए उस समय वहाँ का जो प्रमुख संगठन था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नाम से एकजुट हुआ। और उस अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में अफ्रीका के कई मजदूर संगठन और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भी उसमें शामिल हुई। एक दृष्टि से अनेक और लोग थे जो समझदार थे, उदारवादी थे, संवेदनशील थे। इस प्रकार की विचारधारा वाले गोरे लोग भी इस रंग भेद की नीति के खिलाफ होने वाले संघर्ष में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ में आ गए और उन्होंने भी इस रंग भेद नीति के संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही अफ्रीकी समाज के इस विरोध में विश्व के अनेक देशों ने भी वहाँ की जो शासन करने वाली व्यवस्था थी उसकी घोर निंदा की और विश्व से इस रंग भेद वाली नीति की शासन प्रणाली का विरोध में अपनी आवाज़ में मजबूती प्रदान की। इतना सब कुछ होने के बाद भी अफ्रीकी गोरी सरकार के ऊपर इन सब विरोधों का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। उलट
उन्होंने अफ्रीकी समाज के ऊपर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ अत्याचार और दमनकारी नीति अपनाना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप गोरी सरकार ने हजारों अश्वेतों और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्याएं की, उन्हें जेल में डाला और घोर यातना देते हुए अपनी जो दमनकारी नीति है उसको जारी रखा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस संघर्ष के फलस्वरूप ही दक्षिणी अफ्रीका में एक नई आवाज़ बुलंद हुई और लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग उठी, और इन मांगों के फलस्वरूप ही अफ्रीकी समाज के अंदर एक नए संविधान का रास्ता प्रशस्त हुआ।